हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एसएसटी का एग्जाम है, तो ये मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ ताकि आप इस पेपर को देखकर आइडिया ले सकें, प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आपका पेपर ऐसे ही आएगा। कैसे? बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसको समझाऊंगा भी, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, और हो सके तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसमें जो टिक लगे वो गलत भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखिएगा। भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिक प्राप्त अनाज गेहूं व चावल का भंडारण करती है। तो बताओ किसकी तरफ से करती है, किसके माध्यम से करती है, ये आपको बताना है। ये आप हिंदी में देख रहे हैं और ऐसे ही ये चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टोर्स द ग्रेन व्हीट एंड राइस प्रोक्यूर्ड थ्रू, किसके द्वारा प्रोक्यूर्ड होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन तो चुनाव का काम करेगी। फूड कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। तो फूड कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका काम करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आया। जिसने बुक से अच्छे से पढ़ा ना एक लाइन, वही अच्छी से आंसर दे पाएगा। नवीन की आयु 10 वर्ष की है एवं वह रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए कि नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? आपको पता होना चाहिए 6 मौलिक अधिकार होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है? तो देखो, उस छोटे से बच्चे से काम करवाया जा रहा है जो 14 साल से कम है, तो उसका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जबकि समानता में क्या होता है? कानून सबके लिए बराबर होता है, सबको अवसर मिलेंगे। स्वतंत्रता में मतलब यह है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि आप 5 अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहे मौलिक में, तो इस छठे में आपको राइट है कि आप कोर्ट में जाके अपने 5 में से जो आपको अधिकार नहीं मिल रहा उसको आप ले सकते हो। उसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पर बात हो रही थी कौन सा राइट जो है वॉलेट हो रहा है इस बच्चे के लिए, तो यह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इक्वलिटी में क्या है? लॉ सबके लिए इक्वल होगा, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है? यूपी में। अब आपसे कुछ और पूछ सकता है ना एग्जाम में इस बार, जैसे कौन सा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा एजुकेशन है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश है। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, इसके आस पास के क्वेश्चन करो अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। यहाँ पर पूछा था मोस्ट पॉपुलर स्टेट, तो उसका आंसर क्या है? यूपी। फिर कह रहा है द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड। देखो, यहाँ पर रशिया की पार्लियामेंट का नाम पूछ रहा है, तो हमको पता है ड्यूमा कहते हैं। तो आपसे चाइना की पूछ सकता है, फ्रांस की पूछ सकता है। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में देश आए ना विदेशी, उन सबकी आप पार्लियामेंट वगैरह एक बार पढ़ लो। फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, मतलब सही से यहाँ पर जो है कौन सी मैचिंग होगी, ये आपको नीचे ऑप्शन दे रखे। ठीक है, पहले हिंदी में ये, और ये इस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में, मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर करवा दिए। तो अब फटाफट इसको बताओ कि किसका क्या आंसर है। जो कार्ल मार्क्स है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ए का तो 3 होगा, तो ए का 3 इसमें लिखा ही रहा। फिर ये कह रहा है जो व्लादिमीर लेनिन है वो कौन सी विचारधारा वाले? वो तो बोल्शिविक पार्टी के लीडर थे, तो बिल्कुल सही है। तो देखो बी का पहले आ रहा है, यहाँ पे लगता है बी आंसर है, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। और स्टालिन कौन है? अब देखो पता है क्या है, अगर आप केवल इसको मैचिंग की तरह लोगे ना, तो आप सबसे बड़े मतलब वो हो कि जो आपको सब मिठाई मिल रही है फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो मीठा खाना नहीं है। अरे बाद में खाने में रख लो फ्रिज, किसी और को दे देना। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है इसी से कोई और नया क्वेश्चन बन सकता है। आप इसके अंदर अच्छे से इसे याद भी रखो। कार्ल मार्क्स किससे जुड़ा हुआ है, व्लादिमीर लेनिन किससे जुड़ा हुआ है। कल को बोल्शिविक पार्टी के बारे में कुछ आ गया तो एक पॉइंट लिखने को तो मिलेगा कि भाई इसका लीडर व्लादिमीर लेनिन था, है ना। स्टालिन किससे जुड़ा हुआ है? स्टालिन जुड़ा हुआ है कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम से, मतलब उसने सामूहिकरण की प्रक्रिया अपनाई थी कि मतलब सारी जमीन एक साथ कर दी गई, उसमें मिलजुल के काम करो, फिर जो होगा आपस में बांट लो। ठीक है, ये इसने करा था। और निकोलस सेकंड ने क्या करा? कौन था निकोलस सेकंड? ये था जार ऑफ द रशिया।
ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में बताया, ये हिंदी में भी वही चीज। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, अब अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं तो देखो आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपको कैसे करनी चाहिए तैयारी। ठीक है, कई बच्चों को समझ नहीं आती तैयारी कैसे करें कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है? बच्चे इसका मतलब पता है, नरेगा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नरेगा आपने पढ़ा होगा ना, नरेगा एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी, पहले इसे 200 जिलों में लागू किया गया। इसमें 3 में से एक जो नौकरी मिलेगी वो महिला को मिलेगी, है ना। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बात सही है। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है ना। तो ये पहले 200 जिलों में थी, फिर 600 जिलों में कर दी गई। एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसे बाद में मनरेगा भी कहा गया। पहले नरेगा नाम था, 2005 में स्टार्ट हुआ, फिर 2008 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से रख दिया गया था। तो इसकी कौन कौन सी फीचर है ये आपको छांटनी है इसमें से। तो मैं आपको सीधा बता दूं, इसकी फीचर 100 दिन वाली भी है और वुमन वाली भी है। ठीक है, देखो प्लूरल होगा तो इसे वीमन पड़ेगा। ठीक है, और ये केवल अर्बन एरिया के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए पहला दूसरा ठीक है। अगर ये बोलता पूरे इंडिया के जो 600 जिले हैं, जहाँ अभी शुरू में 600 जिले में था ना उसके हिसाब से, तो उसके लिए तो फिर हम टिक कर देते हैं। लेकिन इसने अर्बन लिखा है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। इसका पहला दूसरा ठीक है, तो सी आंसर ठीक है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले क्या घटना घटी, फिर क्या घटना घटी, आपको ये लाइन से लगाना है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं कि इसको आपको लाइन से लगाना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको ये सारा लाइन से बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला है कि फ्रांस का जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो कौन सी घटना घटी पहले, कौन सी बाद में। अगर आपके पास जीओई का सपोर्टिंग मटेरियल है तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से सारा पढ़ेंगे और इसको लाइन से आपको लगाना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको सारी डेट वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, और आएगा जरूर, ऐसा कोई सा भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है जिसमें आपको लाइन से लगाने वाला एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो आप ये एक बार सारा देख लेना, क्योंकि हो सकता है इसी चैप्टर में से आपको दे दे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है लुई 16 फ्रांस का राजा बना, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो 1774 में। उसके बाद क्या घटना घटी, राजा की शक्तियों को सीमित करके, उसको शक्ति को कंट्रोल करके सीमित कर दिया गया और एक संविधान बना दिया गया। तो ये इसी घटना के आसपास यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो है फिर क्या किया गया, फ्रांस में गणतंत्र आ गया। यहाँ पर देखो आप, गणतंत्र आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। ये देखो, ये रहा फ्रांस का राजा बना सम्राट। तो ये आपको सीक्वेंस से पूरा बताना था, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा इसका, ए आ जाएगा। ऐसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या ए है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट बताना है। देखो ये आपकी बुक है ना, ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर है, तो उसमें एक पूरी टेबल बनी हुई है। तो आपको बताना कि जो पहाड़ है ना, मतलब जो पर्वत है, तो वो कौन सी कंट्री में, जैसे अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये तो ट्रू है। क्या गुरुला मंदाता नेपाल में है? हाँ ये भी ट्रू है। ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना, गलत। ये कह रहा धौलागिरी नेपाल में है, हाँ नेपाल में। कंचनजंगा नेपाल में नहीं, ये भारत में। तो डी आंसर आ गया। तो ये आपको सारे कर लेना, और भी दे रखे हैं उसके। देखिए आपके पास अगर बुक है ना, तो बुक में इस तरीके से टेबल बनी हुई होगी। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ नेपाल में है, कंचनजंगा कहाँ भारत में है, मकालू कहाँ नेपाल में है, धौलागिरी कहाँ नेपाल में है। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में है। अन्नपूर्णा का नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में, और गुरुला मंदाता का नेपाल में। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9th क्वेश्चन बोला गया है कि आपको नीचे प्रश्न दे रखा है, इसमें अभिकथन कारण दे रखा है, इसको पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा अभिकथन यहाँ पर ठीक है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों देख सकते हैं। ये इंग्लिश में मेंशन किया गया है, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कह रहे एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। ऐसा नहीं होता, अभी भारत में चुनाव हुए कितनी बार, तो क्या कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो गलत है। और एक बात आपको बताऊं बहुत मजे की, कि एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जो है ना, जो यहाँ दिए हुए हैं,
ये दोनों अभिकथन जो कारण है दोनों गलत नहीं होंगे। अगर पहला वाला गलत है दूसरा पक्का सही होगा, क्योंकि एमसीक्यू में जो ऑप्शन है ना, देखो या तो दोनों सही है, ठीक है, और व्याख्या भी सही है, और इसमें व्याख्या सही नहीं है। इसमें क्या बता रखा है, इसमें यहाँ पे हम हिंदी में देखते हैं, यहाँ पे बोल रखा है कि या तो ए सही आर गलत है, या ए गलत है आर सही है, मतलब दोनों गलत नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें पता लग गया कि ये गलत है तो ये सही होगा, फिर भी चेक करेंगे ना। लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जब ए गलत है आर सही है, तो हमारे लिए कौन सा आंसर होगा, डी, ठीक है। तो डी पे टिक कर देंगे। ऐसे इंग्लिश में देखो मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन मिसयूज इट्स राइट्स फॉर विनिंग इलेक्शंस। ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना, वो अपने राइट्स का मिसयूज कर सकती है, तो ये बिल्कुल गलत बोली है बात, ये गलत है। और ये कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द लॉ एंड सिविल राइट्स। ये कह रहा है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लॉ और सिविल राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, तो ये ट्रू है। जब असर्शन गलत है और रीजन सही है ना, तो हम डी पर टिक करते हैं, तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर ही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन और रीजन वाला ही है, ठीक है। तो आपको इस पे भी ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो ये आप हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल ट्रू है। फिर ये कह रहा है भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल ट्रू है। पर एक बार बताओ, क्या किसी देश का अगर क्षेत्रफल 2.4 होगा तो क्या पक्का उस देश की स्थल सीमा 15,200 होगी? नहीं ना। ये जो रीजन है वो इसके लिए नहीं है ना, लेकिन दोनों ट्रू है। जब दोनों ट्रू होते हैं तो रीजन जब उसके लिए नहीं होता तो हम बी पे टिक करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन कह रहा है इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। दोनों बातें जब ट्रू होती हैं और नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए नहीं होती तो हम बी पर टिक कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये आपकी बुक है, जैसे मेरे पास हिंदी मीडियम की इस समय अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम में तैयारी कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे चैप्टर ही अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर की एक लाइन को अच्छे से देखना पड़ेगा क्या है। अब आप बच्चे कहेंगे कि सर अब पेपर बहुत पास है, मैं कैसे तैयारी करूँ? तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर, ठीक है, अच्छे से डीपली पढ़ लो, बाकी ऊपर ऊपर से कर लो, ताकि पास होने की गारंटी तो पक्के हो जाए ना। तो आप जहाँ से भी हो सके हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर करो। जैसे आपकी पॉलिटिकल की बुक है, ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला रहा हूँ, फिर भी, या हिस्ट्री, अब जो भी जियोग्राफी, आपको जिस बुक को अच्छे से करना ना, या सब में से एक एक चैप्टर अच्छे से पूरा पूरा कर लें, एक चैप्टर किसी और का कर लें, टोटल 5 कर लें। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने भी याद रख सका है लाख वर्ग किलोमीटर पूरा, और पूरे विश्व में कितना है, तो ये रहा 2.4। तो ऐसे में असर्शन रीजन बना दी उन्होंने। और ये देखो ये लिखा कि स्थल की बाउंड्री कितनी है, 15,200, और जो पानी की बाउंड्री है, जो पानी जैसे मतलब जो समुद्र से टच हो रही है हमारी धरती भारत की, तो वो कितनी 7,516 किलोमीटर। तो एग्जाम में इसी को क्वेश्चन को बोल दे क्या इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इंक्लूड है, बोलोगे हाँ इंक्लूड है। तो ऐसे आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आइडिया देने के लिए मैंने इससे बुक रख ली थी, ताकि बच्चे को बता सकूं कि देखो अबे सेम तो आएगा नहीं, तो पेपर को बताने का मेरा यही उद्देश्य है, ताकि इससे आपको गाइडेंस अच्छी दे पाऊँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको 10 तक करा दिया। 11वां देखिए क्वेश्चन। अगर नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, वही सेम चीज है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर हमारे देश में हरित क्रांति होगी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, तो इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और इससे हमारा देश सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगा, हमें अनाज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा फूड प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ट्रू है। और देखो
ये कह रहा है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारे गोल को पाने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि रीजन बिल्कुल ठीक लिखा है कि रीजन ये कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो जब असर्शन का रीजन बिल्कुल ठीक दे रखा है तो हम ए पर टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर ए आ गया। ऐसे हिंदी में भी हमारा ये जो यहाँ पे कारण दे रखा है वो ऊपर वाले के लिए दे रखा है, तो हम ए पे टिक कर देंगे, ए हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। तो वही सेम है, अभिकथन कारण है, पहले पढ़ लेते हैं। पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है, ये बिल्कुल ट्रू है। देखो जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है और इरेगुलर है। आपने डिफरेंस भी याद किया होगा। देखो आपने डिफरेंस याद किया और यहाँ पर एसेशन रीजन में आ गया। आपने याद किया होगा पूर्वी घाट पूरब में, पश्चिमी घाट पश्चिम में, याद किया होगा ना। पूर्वी घाट में आपने पढ़ा होगा कि वो डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, मतलब वहाँ एक तरह से सिमिलैरिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। और जबकि वेस्टर्न घाट में रेगुलरिटी है और कंटिन्यूस है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दो कि ये ट्रू है फॉल्स है। अब आप बताओ कि जो ईस्टर्न घाट है वो क्या डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर है? हाँ बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहे ईस्टर्न घाट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न में, अरे ये कैसे, अभी तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर पड़ता है ना। तो इसलिए ए ठीक है, आर गलत है। और मैंने आपको कहा था कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ए ठीक है, आर गलत है, तो किस पर टिक कर देंगे? हम सी पर टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? फिर इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, इसका सी हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जो इस लाइन की व्याख्या करता है। तो आपको पता है ये आपकी पॉलिटिकल की बुक्स में से ऐसी लाइन लिखी आएगी और आएगी जरूर, और आपको बताना पड़ेगा कि वो इनमें से कौन सा शब्द है। ये कह रहे देयर विल बी नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ सिटीजन थिंक, हाउ दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड हाउ दे एक्ट ऑन देयर आइडियाज। एक बात बोलूं, अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया ना तो आप अपने आप टिक कर दोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी मैं आपको ना एक बार बुक में से भी दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, वैसे आप समझो ना, हम अपने विचारों को प्रकट कर पाए, ठीक है, अमल कर पाए और हम पे पाबंदी ना हो। तो पाबंदी ना हो मतलब हमें स्वतंत्रता मिले, तो सी आंसर होगा ना। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बुक में दिखाता हूँ, फ्रीडम। ठीक है, देखिए आपके पास ये पॉलिटिकल की बुक है और जिन बच्चों ने जैसे चैप्टर से पढ़ रखा है, मैं तो चैप्टर से ही एक एक लाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो संविधान निर्माण है ना। तो आपने अगर पढ़ रखा तो आपको याद होगा, बस ये पढ़ना ही होता है। ये सारे शब्द है ना, इनमें से कोई भी एक शब्द आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये लिखा स्वतंत्रता। आप ध्यान से देखिए वही बात लिखी है, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है आपके सेट में ये वाला आ जाए या मतलब इस साल आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं केवल टाइम पास करने के लिए, भी व्यूज के लिए इसलिए वीडियो नहीं बनाता। और जिस हिसाब से मुझे बच्चे लाइक नहीं करते ना, मतलब लाइक जैसे होता है यूट्यूब पर, तो उस हिसाब का वैसे मोटिवेशन मिल नहीं पाता। ठीक है ना, आप समझ रहे ना। चल देखो, तो समझ में आ गया आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से गाइडेंस देकर वीडियोस बनाता हूँ। तो आप तो क्लास 9 के बच्चे हैं और मैं आपको क्या बोलूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है ना 9th क्लास को डेडिकेटेड ही बना रखी है। और क्लास 9 का एक अलग से चैनल भी खोल रखा है एएससी स्टार्टर के नाम से। अब उसमें वीडियोस में अभी डाल नहीं रहा हूँ, जो डाल रखे हैं इसमें वो सारे इसमें डाल दूंगा बाद में। तो आप उसके अंदर जाके सारी पुरानी वीडियो देखते रहो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, और इस वीडियोस में या इस चैनल पर तो आप देख ही सकते हो सारी वीडियोस जो उसमें डली हुई है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। चलो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ा दूं। तो नेक्स्ट है, कह रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो आपको बताना भारत में कैसी, सबको पता है मानसून जलवायु है ना। तो ये कह रहा है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया, मानसून। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताओ किसको बोला गया है दिल और आत्मा।
इनमें से किस राइट को बोला गया? आपको पता ना 6 फंडामेंटल राइट मिले गए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको आत्मा व हृदय कहा है? बताओ। देखो, अगर हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं, अगर हमें ये वाला अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं बाकी पांचों को कैसे ले पाऊंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है ना, ये वाला जो राइट है ना, ये पांचों राइट को प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया, हार्ट एंड सोल बोला गया, क्योंकि इसके बेस पर ही हम बाकी सब राइट को पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए 16 क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करके बताना कि कौन सा ट्रू है। ये कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? देखो, आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी ना, 1914 से 18 तक चली थी, और सेकंड वर्ल्ड वार चली थी 1939 से 1945 तक। इतना याद रख लो। अगर आपको डेट याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 14। ढूंढो कहाँ है, ये लिखा। तो ए का 4 कहाँ है, ये लिखा। फिर ये कह रहा है हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, तो अगर आपको याद है तो 1933 में बने थे। और वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? ये लिखा 1918, तो 1918 में हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको 4 में से 2 भी ठीक निकलेंगे ना तो आप आराम से कर लोगे। तो 14 और 18 वाला देख लो। तो चौथा और पहला ये रहा। तो और किसी में नहीं लिखा चौथा पहला इकट्ठा, ऐसे लिखा नहीं ना, ये आंसर आ गया। वैसे तो हमें चारों पता है इस तरीके से। ऐसे इंग्लिश में देख लो। ये कह रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो आउटब्रेक हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में, ठीक है। हिटलर जो है वो चांसलर कब बना था? 1933 में। अगर तारीख याद है तो और अच्छी बात है। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड कब हुआ था? 1918 में। तो इस हिसाब से हमारा ए आंसर आ गया। अब आ जाओ 17 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है ना, उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी थी? ठीक है। द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये तो आसानी था, बाकी इसके भी ढूंढ लेना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेक्कन प्लेटो। ये कह रहा है डेक्कन प्लेटो को लेकर कौन सी बातें ट्रू है? तो अगर आपको डेक्कन प्लेटो अपने चैप्टर में पढ़ लिया तो आप आराम से सब बता दोगे। तो देखो, पहला डेक्कन या डेक्कन प्लेटो जो है वो त्रिकोणीय है, हाँ ठीक है। अगर दक्कन का पठार जो डेक्कन प्लेटू है, जैसे ये डेक्कन प्लेटू है, ये ऐसे दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये नर्मदा नदी बह रही है तो उसके दक्षिण में, हाँ ठीक है। एक है सतपुड़ा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, हाँ ठीक है। इस तरीके से वैसे नीचे की तरफ बनाना था, उसके हिसाब से नीचे ऊपर है ना। तो हाँ, ये तीनों ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आ गया? डी का फर्स्ट थर्ड आ गया। ठीक है। डेक्कन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर में है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू जो है वो लाइस करता है इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है। सतपुड़ा रेंज जो है वो लाई करती है नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू के, तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया? इसका डी आ गया। फिर नेक्स्ट ये कह रहे द प्री मॉनसून शावर इन केरला एंड कर्नाटका इज ऑफन रेफर टू एज। ये कह रहा है जो प्री मानसून आता है ना, प्री मानसून आता है केरल और कर्नाटक में, उसको किस नाम से जाना जाता है? जो शावर्स गिरता है, तो बारिश होती है आमों की, इसलिए उसे मैंगो शावर्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आमर वर्षा से कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? देखो, कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर नहीं था उस समय के टाइम पर? तो महात्मा गांधी सबको पता नहीं थे, ठीक है। और बाकी वल्लभ भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, और जयपाल सिंह भी थे। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद अब देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आ गए हैं आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर। तो इसकी आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू वगैरह लेकर आया था, और इससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं आपकी बुक से थोड़े थोड़े चैप्टर की समरी उसमें समझा दूंगा, इसके आंसर आप देख लो, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये देख लो आप कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आपको आंसर की दिखाता हूँ। अच्छा, अब आंसर की जो है ना वो एक ही मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें पढ़ के आप उसको अपने आप उसको बना बना के लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो आप।
देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको शुरू से सारे आंसर दिखा देता हूँ जो मैंने आपको सारे के सारे करवाए हैं। ठीक है ना, तो आप बाकी भी सारे आंसर जो हैं अपने देख लेना, कर लेना। ठीक है ना, ये देखो ये मैंने जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, एमसीक्यू तो मैंने समझा रहे थे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मानसून की वापसी के रिगार्डिंग बता रखा है, वो कब जाता है, और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो तमिलनाडु जो है और उसके आसपास के इलाकों में होने लग जाती है ना। तो उससे जुड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वार की उमस इसे क्यों कहा गया, क्योंकि लौटता हुआ मानसून है तो बहुत ज़्यादा उमस छा जाती है। ठीक है, जबकि रातें ठंडी हो जाती है और सुहावनी हो जाती है, जबकि दिन में बहुत ज़्यादा तापमान ऊंचा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अक्टूबर नंबर की बात हो रही है, उसको बोलते हैं क्वार की उमस। ठीक है, फिर लोकसभा बिल पारित कर सकती है, लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और विधेयक का कानून बनने के लिए राज्यसभा से पास होना भी आवश्यक है और 14 दिन तक रोक सकता है। तो लोकसभा राज्यसभा में आपको अंतर वगैरह पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री का है। अगर जैसे स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगे भी ना तो आप उसे धीरे करके कर लेना। और ये क्वेश्चन जो है ना अच्छे से कर लेना कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और ध्रुव शक्ति में कौन थे, एलिड पावर में कौन थे और सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन थे, सेकंड वर्ल्ड वार में कौन कौन थे, अच्छे से कर लेना। ठीक है, और हिटलर की पार्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन और महिलाओं की भूमिका, हिटलर का प्रोपेगेंडा, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र के फायदे नुकसान, लोकतंत्र गैर लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, और संविधान की विशेषता क्या, संविधान के कार्य क्या हैं। ठीक है, और चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। खाद्य सुरक्षा में तो क्वेश्चन आना ही आना है। और बेरोजगारी दो प्रकार की होती है ना, एक मौसमी एक प्रच्छन्न। मौसमी में जब साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी महीनों में काम नहीं मिलता। और प्रच्छन्न जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा लोग जब काम कर रहे होते हैं। एक प्रधानमंत्री की शक्ति कर लो और एक राष्ट्रपति की शक्तियाँ कर लो। और दो प्रकार के होते हैं, मंत्रिपरिषद एक मंत्रिमंडल, दोनों में क्या अंतर होता है ये अच्छे से कर लो। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा में अंतर कर लो। ठीक है, और वो आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। बाकी ये आप आंसर तो सारे देख रहे हो, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सारे दिखा दिए। ठीक है, ये 31वें का ये है। ठीक है, नदियों के फायदे, महत्व या लाभ, कुछ भी आ जाए आप लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना छोड़ के मत आना। जैसे आपको जो पता उसके बारे में या चैप्टर में जो आपको ध्यान में ना आप लिख देना। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा तो सोचने में लगा देते, फिर पेपर स्टार्ट करते हैं आधे घंटे बाद। ये बहुत गलत बच्चों की बात है। जब शीट चेक करो देखो कुछ उन्होंने लिखा नहीं होता, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आधे घंटे बाद से स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों। आप पूरे पेपर में जो आपको क्वेश्चन पहले आता है वो आप अच्छे से करो ना। ठीक है, ठीक है, पैसेज वगैरह ना, तो पहले आप सारी पैसेज वगैरह देख लो, फिर ये सारे के सारे आंसर आप अच्छे से देख लेना, कर लेना। ठीक है ना, और गरीबी के क्या कारण होते हैं और गरीबी को दूर करने के कौन से उपाय हैं, वो भी सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, चार चार पॉइंट लिखना, पॉइंट्स लिख के या हाइड डाल के फिर लिखना, एक्सप्लेन करना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, ये देखो सारे मैंने यहाँ तक आपको करा दिए। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना, 33 वाला बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है ना, तो अब एक बार आप ना सारे ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको पुराने दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने आपको 20 तक करवाए थे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आराम से आप देख लेना। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी में अगर पढ़ पाए तो पढ़ लें, नहीं तो आप बुक से इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर देखने आंसर, और गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप उससे उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब ये पैसेज वगैरह है हिंदी में, आप देख लो, पढ़ लो, पैसेज जो देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो इसकी। ठीक है, पेपर के टाइम पे करोगे तो फिर कैसे तैयारी करोगे, है ना।
तो एक बार देख लो कि क्या आप ऐसे के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। ये इंग्लिश वाले बच्चे देख ले पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिर आंसर दिखाता हूँ आपको। आपका बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर आप पहले एक पैसे दिखा के एक का आंसर दिखा दो, है ना। तो वो भी ठीक है, लेकिन अब ये है ना थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही थी, ठीक है। आप तो आगे पीछे आराम से कर ही लोगे, है ना, इस तरीके से। सारे आंसर देख लो, या पहले कर लो फिर आंसर मैच कर लो। थोड़ा देखो अपने को टाइम जरूर दो, अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, ठीक है ना। और ये सोचो कि मुझे एक ही बार पेपर में अच्छे से करके अगली क्लास में जाना है, तो अपने मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। अपने को थोड़ा डराया करो, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से डराओ। नेगेटिव से डराओगे तो फिर तो काम हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमारा भी ये काम हो ही गया। मैप देख लो कौन कौन से मैप आए हैं, बाकी मैप की वीडियो मैंने पुरानी डाल रखी होगी, वो भी देख लेना, मैप ASC स्टार्टर लिख के, ठीक है। अभी ये जो है मानचित्र आधारित प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने हिंदी में दिखाया है ना, ये अभी इंग्लिश में भी पैसेज है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गांव के अंदर जो है वो 2400 कैलोरी होती है और शहर के अंदर 2100 कैलोरी होती है, ठीक है ना, आपको पता होगा। और व्यय विधि के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, ठीक है ना। पॉवर्टी लाइन जो है ना वो एक्सपेंडिचर मेथड के बेस पर चेक की जाती है। और ये मैप देख लो आप, ठीक है, देख लो कौन कौन से 5 नंबर के मैप है। यहाँ पे कोई 3 करना है और इसमें से आपको कोई 2 करना है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों के लिए हो गया ना, है ना। तो ये पीछे दे रखा है ना, ये 3 ये रहा, और 2 नंबर का यहाँ पर है ना, ये वाला मैप है ना, तो ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है ना। अब इसका पेज लास्ट का था ये जो भी था, इसमें देख लो आप, ठीक है। आंसर आप देख लो, देख लो अगर समझ में आ रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड। और केटो पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। ये पुलिकट झील और अनाईमुड़ी, ठीक है, ये नीचे हो गया। चलो, ओके। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।